नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। 2022 के शुरू में 5 राज्यों के चुनाव थे। पंजाब, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, गोवा और मणिपुर। इनमें से 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें थी। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, गोवा और मणिपुर में और पंजाब में कांग्रेस की सरकार थी और चुनाव से कुछ ही महीने पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह को हटा करके चरणजीत चन्नी को मुख्यमंत्री बनाया गया था। अंदरूनी झगड़े चल रहे थे। नवजोत सिंह सिद्धू जो प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए थे, सुनील जाखड़ को हटा करके वो अपने मनमानी कर रहे थे, मुख्यमंत्री बनना चाहते थे, पावर सेंटर बनना चाहते थे। कैप्टन अमरिंदर सिंह अलग नाराज थे और उसका नतीजा ये हुआ कि पंजाब में कांग्रेस बहुत बुरी तरह हारी। अकाली दल ना 3 में थे ना 13 में, क्योंकि जब प्रकाश सिंह बादल मुख्यमंत्री थे और सुखबीर बादल उप मुख्यमंत्री थे, तब ऐसे बहुत सारे कारनामे इन लोगों ने किए थे, सुखबीर बादल एंड कंपनी ने, कि लोगों में भारी नाराजगी उनके प्रति थी। तो कांग्रेस को हटाते समय अकाली दल के बारे में कोई सोच ही नहीं रहा था पंजाब में। और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ वैसे ही इतना विष वमन हो चुका था उन 13 महीने के आंदोलन के दौरान दिल्ली वाले, कि भारतीय जनता पार्टी के साथ तो पंजाब का जाना संभव ही नहीं था और उसके पास नेतृत्व भी नहीं था, संगठन भी तैयार नहीं था। तो बिल्ली के भागो छीका टूटने वाली जो है कहावत चरितार्थ हुई और आम आदमी पार्टी की सरकार वहां बन गई। कांग्रेस बुरी तरह हार गई। जो बाकी के 4 राज्य थे, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मणिपुर और गोवा, चारों में ही भारतीय जनता पार्टी रिपीट हो गई, उसकी सरकार बन गई। जब ये नतीजे आए और खास तौर से उत्तर प्रदेश के जो नतीजे आए, उन नतीजों ने शायद एक बहुत बड़े वर्ग को बड़ा झटका दिया था। और ये वर्ग कौन सा था? ये वो था जो अपने ढोल, मंजीरे, डपली सब लेकर के उत्तर प्रदेश में आ गए थे चुनाव की आहट से 6-8 महीने पहले ही, और जो पूरा प्रयास कर रहे थे, पूरा जोर लगा रहे थे कि योगी आदित्यनाथ को किसी भी तरीके से उखाड़ करके फेंका जाए और इतना नुकसान कर दिया जाए कि भारतीय जनता पार्टी की निरंतरता में दूसरी बार सरकार ना बनने पाए, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री ना बनने पाए, ताकि 2024 में नरेंद्र मोदी को रोका जा सके। 2014 में मोदी को उत्तर प्रदेश से 72 सीटें मिली थी 80 में से, और 2019 में भी 64 सीटें मिल गई थी। दोनों बार केंद्र में अगर भारतीय जनता पार्टी को इंडिपेंडेंटली बहुमत हासिल हुआ और 2014 में 282 और 2019 में 303 सीटें अगर अकेले भारतीय जनता पार्टी को मिली, तो उसमें उत्तर प्रदेश का कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ा था। तो ये पूरा ग्रोह, जिसको आप इकोसिस्टम भी कहते हैं, जिसको आप कांग्रेस वामपंथी गैंग भी कह सकते हैं, और पूरा इनका समर्थक मीडिया, वो सब लगे हुए थे उत्तर प्रदेश को फतेह करने के लिए और भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। योगी आदित्यनाथ फिर से मुख्यमंत्री बन गए। उसके बाद योगेंद्र यादव का एक इंटरव्यू आपको याद होगा। उन्होंने कहा था कि साहब, हमने तो पिच तैयार कर दी थी, अब अखिलेश यादव अगर उस पर बैटिंग नहीं कर पाए, अच्छी बॉलिंग नहीं कर पाए, फील्डिंग नहीं कर पाए, तो इसमें अब हमारा क्या दोष है? और ये तो अखिलेश यादव को ही करना था, हमें तो करना नहीं था जाकर के। वो कौन सी पिच की बात कर रहे थे?
वो 13 महीने के दिल्ली किसान तथाकथित किसान आंदोलन की ही बात कर रहे थे कि हमने तो साहब पिच तैयार कर दी थी। यानी ऑन कैमरा योगेंद्र यादव ने ये स्वीकार किया था कि वो जो 13 महीने का आंदोलन हम चला रहे थे, वो इन 5 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी का बेड़ा गर्क करने के लिए, उसको राजनीतिक लड़ाई से बाहर करने के लिए ही चला रहे थे। और वो तो पंजाब में कांग्रेस सत्ता से बाहर हो गई, वरना कुल मिलाकर के तो प्रयास यही था। और उस एक जो माहौल बना, उसका फायदा आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल उठा ले गए। पंजाब में तो उनकी सरकार बन गई, भगवंत मान वहां चीफ मिनिस्टर बना दिए गए। पर बाकी 4 राज्यों में, उत्तर प्रदेश में ना तो अखिलेश यादव सत्ता में आ पाए और भारतीय जनता पार्टी को डिगा पाए, ना उत्तराखंड में कोई दूसरा दल यानी कांग्रेस पार्टी सत्ता में आ पाई, और गोवा और मणिपुर में भी दोनों ही जगह कांग्रेस विफल रही। तो इनकी पीड़ा फूट पड़ी योगेंद्र यादव की, और जो सच था वो निकल करके बाहर आ गया। अब मुझे ये बताइए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब इस 13 महीने के तथाकथित किसान आंदोलन के बारे में पार्लियामेंट में खड़े होकर के ये कहा था कि ये आंदोलन जीवी हैं और जहां भी इनको अवसर मिलता है ये वहां पहुंच जाते हैं। मैंने एक बार अपने प्रोग्राम में एक उदाहरण दिया था कि जहां देखा देखी तवा परात, वहीं गुजारी सारी रात। तो ये धंधेबाज लोग हैं। आंदोलन जीवी नाम बिल्कुल परफेक्ट है इनका। ये आंदोलन के आश्रय ही जीवित हैं, यही इनका जीविकोपार्जन है। और कुछ अब तथाकथित किसान संगठन अब इनके द्वारा हायर कर लिए जाते हैं, उनको मैनेज कर लिया जाता है, उनको तरह तरह की सुविधाएं दी जाती हैं, उसमें हर तरह की सुविधा होती है, उनको संरक्षण मिलता है, उनको कवर फायर देते हैं ये लोग राजनीतिक रूप से। उस समय भी हमने और आपने देखा है, जब ये 13 महीने का आंदोलन शुरू शुरू ही हुआ था, तो शरद पवार, राहुल गांधी, कई दूसरे दलों के नेता, वामपंथियों के नेता, ये सब राष्ट्रपति भवन की भागदौड़ करते थे। कभी इकट्ठे जाते थे, कभी राहुल गांधी अपने लोकसभा और राज्यसभा के जो इनके संसदीय दल के नेता थे, उनके साथ राष्ट्रपति भवन जाते थे, ज्ञापन देकर के मांग करते थे, और फिर फव्वारे के पास विजय चौक पर आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे और ये दावे करते थे कि जब तक इनकी मांगे नहीं मान लेगी मोदी सरकार, तब तक ये अपने घरों को नहीं लौटेंगे। इतनी बड़ी गारंटी वो खड़े होकर के वहां पर लेते थे, तो किस बेस पर लेते थे? जाहिर है उनके तार थे इनसे जुड़े हुए, बल्कि उन्हीं के इशारे पर वो दिल्ली में आकर के बैठे थे और 13 महीने तक जमे रहे थे। तो खुद अपनी तो ये हैसियत नहीं बची है, या लोगों में इतनी विश्वसनीयता नहीं बची है कि इनकी किसी कॉल पे लोग इनकी रैलियों में, सभाओं में आ जाएं। अब 13-13 महीने के आंदोलन अगर कांग्रेस कहीं चलाने लगे, तो वो तो छोड़ ही दीजिए, सोचना ही बंद कर दीजिए। किसानों के नाम पर या किसी और के नाम पर भीड़ को जुटाना जरा आसान होता है, और जो छोटे किसान हैं, जो चले आते हैं इन तथाकथित नेताओं की कॉल पर, उनको भ्रमित करना भी आसान हो जाता है फिर। वरना कांग्रेस अगर अपने दम पर बुलाना चाहे, और 13 महीने तो छोड़ दीजिए, 3 महीने भी कहीं बैठाना चाहे तो नहीं बैठा पाएगी। लोग नहीं आएंगे अपना कामकाज छोड़ करके। तो ये उसमें एक्सपोज हुए, और खुद ही एक्सपोज हुए। योगेंद्र यादव ने खुद को ही एक्सपोज कर लिया, और उस पूरे मूवमेंट को और उस मूवमेंट के साथ जितने भी लोग जुड़े हुए थे, वो राकेश टिकैत हों, वो चढ़ूनी हों, वो पंजाब से जितने भी आए थे, अब तो उनके नाम भी याद नहीं आ रहे हैं, पर ये कई ऐसे चेहरे थे उस समय जो सुर्खियों में रहते थे,
और वो यहाँ आकर के बैठे हुए थे। कुल मिलाकर के पंजाब की 32 जत्थेबंदियां थी उस समय जो आंदोलन कर रही थी। उनमें कई वामपंथियों के लीडर भी जुड़े हुए थे। अन्नान मोला समेत कई लोग थे। तो और उस समय किस किस तरह की नारेबाजी हो रही थी और मर जा मोदी और इस तरह की बातें भी छाती पीट पीट करके कुछ महिलाएं जो हैं वो ये सब कर रही थी। बहरहाल उस आंदोलन का भारतीय जनता पार्टी पर कितना असर पड़ा ये तो इन लोगों की समझ में बाद में आ गया होगा, क्योंकि ना ये योगी को रोक पाए 2022 में, ना ये मोदी को रोक पाए 2024 में। सीटें भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में भी कुछ कम हुई 2017 के मुकाबले, और सेंटर में भी कहां तो 303 सीटें मिली थी और कहां वो घट करके 240 रह गई भारतीय जनता पार्टी की। लेकिन ये मोदी को नहीं रोक पाए। मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए। लोकसभा चुनाव में हरियाणा में, राजस्थान में, महाराष्ट्र में, पश्चिम बंगाल में, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सीटें घटी। लेकिन विधानसभा चुनाव में क्या हुआ? हरियाणा में एब्सोल्यूट मेजॉरिटी और 2014 से भी अधिक सीटें 2024 के चुनाव में। और जो कांग्रेस सब शपथ ग्रहण करने के लिए, मुख्यमंत्री बनने के लिए, मंत्री पद पाने के लिए जो नई नई ड्रेस सिलवा चुके थे, वो सब धरी रह गई, जलेबी भी धरी रह गई और भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार सरकार बन गई। और जिस महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी को बड़ा नुकसान हुआ था, उस महाराष्ट्र में भी उसी की सरकार बन गई और कांग्रेस और शरद पवार और उद्धव ठाकरे टापते रह गए। अब कौन कौन इस 13 महीने के आंदोलन में जाकर के किसानों के बीच में हाजिरी लगा रहा था, उन चेहरों को याद करेंगे तो उनमें अरविंद केजरीवाल भी थे, जो हाथ जोड़ करके किसानों के बीच में खड़े हुए थे कि साहब मेरे लिए आदेश करिए, मैं तो आपका ताबेदार हूं, मैं तो आपका सेवक हूं, किसी भी तरह की कोई जरूरत हो तो मेरी सरकार हर तरह की मदद करने को तैयार है। अरविंद केजरीवाल की पार्टी का क्या हश्र हुआ है? दिसंबर 2013 के जो 5 राज्यों के चुनाव हुए थे उनके परिणाम देख लीजिए। 205 कैंडिडेट इन्होंने राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में खड़े किए थे, सबकी जमानतें जब्त। अभी हरियाणा में जा कूदे थे, 88 कैंडिडेट खड़े कर दिए 90 के सदन में, 87 की जमानत जब्त हो गई। लोकसभा चुनाव में जमानत पर जेल से बाहर आए थे, अंतरिम जमानत पर क्या हुआ? 22 कैंडिडेट खड़े किए, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, दिल्ली, केवल 3 जीत पाए। और अब तो विधानसभा चुनाव चूंकि सिर पर हैं, इसलिए अरविंद केजरीवाल को लगता है कि अब बाकी तो सब कुछ लुट चुका है, साख भी मिट्टी में मिल चुकी है, जो कट्टर ईमानदार होने का दावा करते थे वो तो खत्म ही हो चुका है मामला। और लोकसभा के चुनाव हों या विधानसभाओं के चुनाव हों, उनमें जो परफॉर्मेंस रहा है उससे भी ये पता लगता है कि लोगों का इनसे मोहभंग हो चुका है। तो ऐसे में जो कर्मकांड उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, मणिपुर, गोवा के चुनाव से पहले किए थे, यानी 13 महीने का आंदोलन, तो वैसा ही कुछ फिर से डिजाइन करने की एक कोशिश हो रही है। वैसे तो लोकसभा चुनाव से पहले भी फरवरी 2024 में ही शंभू बॉर्डर पर वहां के कुछ जत्थेबंदियों को ला करके बैठा दिया गया था। वो तो अंबाला का जिला प्रशासन और उस समय मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री थे, उनकी सरकार ने इनको वहां से आगे बढ़ने ही नहीं दिया, दिल्ली तक आने ही नहीं दिया। लेकिन वो अभी तक भी वहीं डटे हुए हैं और अब दिल्ली के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले फिर से जोर आजमाइश कर रहे हैं वहां के जिला प्रशासन और हरियाणा सरकार के साथ कि हम पैदल ही चले जाएंगे पर हमें दिल्ली जाने दीजिए। अब दिल्ली क्यों आना चाहते हैं? ताकि यहां फिर से मीडिया के जरिए
एक माहौल बनाया जाए भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ दिल्ली में, लोकल दिल्ली में जो विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, इससे ठीक पहले। और केवल वो ही नहीं आना चाहते हैं, इधर नोएडा में भी एक झगड़ा जो है वो शुरू कराया गया है, एक लामबंदी शुरू कराई गई है। और ये मामला कब का है? 2004 से 2007 के बीच का है, जब किसानों की भूमि अधिग्रहण की गई थी नोएडा में, ग्रेटर नोएडा में, उधर यमुना एक्सप्रेसवे में। वो सब उस जमीन के बढ़े हुए मुआवजे मांग रहे हैं, 10% प्लॉट मांग रहे हैं, कुछ और डिमांड्स हैं उनकी। लेकिन ये लोग भी कहाँ आना चाहते हैं? दिल्ली आना चाहते हैं और यहाँ आकर के धरना प्रदर्शन और मीडिया में भौकाल मचाना चाहते हैं। और मीडिया मैनेजमेंट तो अरविंद केजरीवाल जानते ही हैं कि कैसे किया जाता है। तो विधानसभा चुनाव से ठीक पहले एक और कोशिश हो रही है अरविंद केजरीवाल की तरफ से, और हो सकता है इसके पीछे राहुल गांधी भी हो। राहुल गांधी तो इस तरह के आयोजन कराने में महारत हासिल रखते हैं और उनके तार कहाँ-कहाँ से जुड़े हुए हैं, वो तो सुधांशु त्रिवेदी ने राज्यसभा में एक दिन पहले ही बताया है और लोकसभा में निशिकांत दुबे ने और प्रेस कॉन्फ्रेंस में संबित पात्रा ने बताया है। तो फिर से वही पिच तैयार करवाने की कोशिश हो रही है। इस बार खिलाड़ी और पिच तैयार करने वाले जो क्यूरेटर वगैरह हैं, वो दूसरे हैं। अभी के लिए इतना ही। बहुत-बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं, तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लें। साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें, ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।